ओके दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए अब आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर चुके हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, उसका जो बेस है वो उसके हाइट का 2 गुना है। अच्छा जी, और पैरेललोग्राम का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेस और हाइट आपको पता करना है। ठीक है, तो बेस जो है सो ट्वाइस है उसके हाइट का। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि चूंकि बेस ट्वाइस है तो हम लोग हाइट को पहले लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ये x सेंटीमीटर है। देन बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम 2 गुना है बेस, तो ये हो गया 2x। ठीक है, अब हम लोग एरिया जानते हैं कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 72 दिया गया है। बेस मेरा कितना है? तो बेस हमने माना है 2x, और हाइट कितना है? तो हाइट हमने माना है x, यानी कि ये 72/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं। यानी कि x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। देन x इक्वल टू 36 का अंडर रूट यानी कि 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो अगर x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गई तो हमसे बेस और हाइट पूछा गया है। तो बेस हमारा, हाइट तो हमारा वही हो जाएगा, और बेस हमारा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x यानी कि 12 सेंटीमीटर, और हाइट हमारा तो x ही है, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर। तो बहुत ही इजी सा सवाल है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है, और बहुत ही इजी सा सवाल। इसके डायग्राम, आप डायग्राम तो समझ ही गए होंगे कि हाइट जो है वो पैरेललोग्राम का वो x है, और बेस जो है सो 2x है। यानी कि इसका डायग्राम अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड इक्वल होती है ना, तो इसीलिए यानी ये जो है सो 2x है, और यहां से यहां जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है वो x। ठीक है ना, तो ये बेस अगर 2x है तो ऊपर वाला भी 2x होगा। अब ये है, ये हाइट की, ये लेंथ कितनी होगी और ये लेंथ कितनी होगी, ये इससे हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ बेस और हाइट से मतलब होता है किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल, बहुत ही इजी सा सवाल। देखिए, सवाल जरूरी नहीं है कि हमेशा टफ ही आएगा। कई बार बहुत ही नॉर्मल से सवाल आ जाते हैं, मतलब इतने नॉर्मल से कि आपको लगेगा हाँ ये तो पांचवे छठे बच्चों के लिए है। वो सवाल भी 9th वालों के लिए पूछ लेते हैं। तो मतलब देखिए, पेपर जब सेट होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 40 to 50% पेपर इजी सेट किया जाता है। ठीक है ना, और लगभग 30 to 40% आप समझ लीजिए कि वो ऐसा पेपर होता है जो कि मीडियम लेवल का होता है, यानी बच्चे ने अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन की है तो वो कर लेगा। 10 से 15% या कुछ एग्जाम में 10 से 20% ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन और वही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इजी वाले और मीडियम वाले तो कोई भी कर लेगा। तो वो जो टफ वाले जो कर लेते हैं ना, उनका सिलेक्शन हो जाता है कि नहीं। तो हमें हर चीज को प्रैक्टिस करनी है, हर चीज को समझनी है। ओके, चलिए ठीक है, मैं इसको अब नीचे कर लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत जब होगी समझाने की तो मैं ऊपर कर लूंगा। चलिए, इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपेजियम इज इतना एंड इतना एंड हाइट इतना, देन फाइंड इट्स एरिया। मतलब अब इससे इजी सवाल क्या हो सकता है कि नहीं। ये तो कराते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, सवाल को मैं करा ही क्यों रहा हूं, चूंकि ये भी प्रीवियस ईयर का है इसीलिए करा दे रहा हूं। पैरेलल साइड जो है सो एक है 8 सेंटीमीटर और एक है 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है
वो 4 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यही होता है ना फॉर्मूला? सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 8 + 12 और हाइट यानी कि हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, 4 4। तो ये 2 से 2 टाइम्स कट गया और ये 20 इंटू 2 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। तो कई बार ऐसे ही इजी सवाल दे देंगे और कई बार ऐसा सवाल दे देंगे कि आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही, ठीक है ना? तो ये है क्वेश्चन नंबर 15, बेहद और बेहद इजी सवाल। तो इसका आंसर मैंने लिख रखा था। हाँ, ये सवाल देखिए, ये सवाल भी इजी सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग से काम कर लेना है, हालांकि ये भी इजी ही है। A 60 meter into 40 meter rectangular lawn has two roads of each 5 meter wide running in the middle of it और intersect at right angle। यानी कि इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगल जैसा लॉन है, ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है। ओके, अच्छा जी, ये रेक्टेंगुलर लॉन है जो कि ये 60 मीटर इंटू 40 मीटर का है। चलो हमने वो भी बना दिया। अब इसमें दो रोड्स हैं जो कि इसके मिडिल में हैं और राइट एंगल ट्रायंगल पे कट कर रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है कि एक रोड यहां पे होगा और एक रोड यहां पे होगा, क्योंकि मिडिल में तो यहीं आता है ना, है कि नहीं? और दोनों एक दूसरे को देखो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं और ये 5 मीटर वाइड है, यानी कि ये भी 5 मीटर है, यहां से यहां की दूरी भी 5 मीटर है। मतलब ये सभी जो हैं वो 5-5 मीटर के, ये जो रोड की लेंथ है वो 5 मीटर। ओके, तो ये सब 5 मीटर के, सभी 5 मीटर। तो आपसे कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग देम 20 पर स्क्वायर मीटर। यानी कि इसको इस रोड को साफ सफाई करने में या इसको मरम्मत करने में, आई थिंक ग्रेवलिंग का मतलब यही होता है कि उसकी घास फूस जो है उसको अच्छे से साफ सफाई करने में या घास लगाने में, जो भी हो, लेकिन वो इसी रोड के बारे में बात हो रही है कि ये जो रोड है इसमें लॉन में जो दो रोड है, इसको अगर वो साफ सफाई कराना चाहता है तो वो कितना उसका खर्च आएगा अगर 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, यानी कि हम निकालेंगे इस ग्रेवलिंग पार्ट का, ग्रेवल्ड पार्ट का एरिया, है कि नहीं? तो देखिए मैं सुविधा के लिए आपको एक नाम दे देता हूं, जैसे मैंने इसको ए दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी दे दिया, ठीक है, और इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। ओके, फिर देखिए इस पॉइंट को ई, इसको मैंने एफ नाम दे दिया, ई एफ, फिर इसको मैंने जी और इसको मैंने एच नाम। तो इसको भी कुछ ना कुछ दे देते हैं, जैसे कि इसको दे देते हैं आई, इसको दे देते हैं, हालांकि इसकी पता नहीं जरूरत आएगी कि नहीं, आएगी आएगी, आई जे के और एल, ये हो गया हमारा, ठीक है, आई जे के और एल। तो ये हमने नाम दे दिया ताकि हमें आपको बताने में आसानी हो जाए। तो मैं देखिए डायरेक्ट लिखता हूं, पहले मैं ये जो पूरा एरिया है जो रोड जितना है, इस रोड का एरिया यानी एरिया ऑफ रोड कह लीजिए, या जिसको हमें ग्रेवलिंग करना है यानी कि ग्रेवल्ड पार्ट कह लीजिए, एरिया ऑफ ग्रेवल्ड पार्ट क्या क्या आएगा देखिए। ये क्या आएगा एरिया ऑफ ग्रेवल्ड पार्ट? ए बी सी डी का एरिया आप निकालिए, ठीक है, और ई एफ जी एच का एरिया निकालिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। बट ये वाला एरिया तो दो बार ऐड हो गया ना, एक बार ए बी सी डी को करते हुए भी ये उसमें आ गया और एक बार ई एफ जी एच वाला करने पर भी ये आ गया, यानी ये वाला एरिया तो दो बार हो गया, तो इसको एक बार हटाना भी होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी ले लीजिए और प्लस करिए एरिया ऑफ ई एफ जी एच में, और फिर इसको माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ
आई जे के एल, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है, इसीलिए हमें एक बार तो हटाना ही होगा, हमें एक बार तो हटाना ही होगा, ठीक है ना। एक बार जब एबीसीडी पे लिया तब भी ये वाला आ गया, क्योंकि एबीसीडी ये पूरा का पूरा आ रहा है तो ये भी आ गया। और एक बार ईएफजीएच का जब हमने लिया एरिया तो भी ये आ गया, तो एक बार हमने इसको हटा दिया तो एक ही बार ये काउंट हुआ। तो अब हमने टोटल ये ग्रेवल्ड पार्ट का एरिया पता हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमें एरिया आ जाएगा। तो ए बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 60 इंटू 5। लेंथ कितना है, पूरा का पूरा ए से बी तक 60 है, और ये ए से डी तक 5 है, तो यानी कि 60 इंटू 5 माइनस सॉरी प्लस ई एफ जी एच। ई एफ जी एच तो ये आपकी हो गई 40 और ये हो गई 5, यानी कि 40 इंटू 5, और माइनस कर देंगे आई एफ जी एच, तो ये भी 5 है और ये वाली भी 5 है, दोनों तरफ से 5 5 है, यानी 5 इंटू 5 हम एक बार हटा देंगे। ये कितना हो गया, 6 25 30, 300 हो गया, और 5 चौके 20, 200 हो गया, और तो 500 माइनस 25, यानी कि ये आ गया 475, 475 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। बट सवाल में ये कहा जा रहा है कि उसकी कॉस्ट बताओ ग्रेवलिंग करने की, अगर 20 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ग्रेवलिंग की जा रही है, ठीक है ना। सो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ या द रोड, जो भी क्वेश्चन में है, कितना है 475 मीटर स्क्वायर, और इसको कैसे किया जा रहा है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से किया जा रहा है, यही तो है, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, है कि नहीं। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पैसा तो हमें रुपीज में ही आएगा, यानी रुपीज में आ गया, तो 1 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 9,500 रुपया का टोटल खर्चा आएगा, 9,500, ठीक है ना। तो ये सवाल है, मतलब ये भी इजी सवाल ही है, इसको आप टफ सवाल में नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आई जे के एल 2 बार ऐड हुआ है तो उसको एक बार हटा दें, जस्ट और जस्ट यही सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में देखिए। 17 के बारे में बात करें, यहां पे ये बोला जा रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग पार्ट। और मैं आपको बता दूं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन ना इसमें सब है, मतलब ये पूरा का पूरा ही शेडेड रीजन है। जरा एक बार मुझे बुक में देख लेने दीजिए, क्योंकि मैंने जब ये डायग्राम बनाया था तो शेडेड रीजन मैंने इसमें दिखाया नहीं है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। आई थिंक पूरा ही शेडेड रीजन है, जितना भी इसमें आपको सामने दिख रहा है वो सबका एरिया आपको निकालना है इसमें। तो फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए मैं देख लेता हूँ, वेट। हाँ पूरा ही पूरा है, ठीक, मतलब कि आपको जो निकालना है वो ये पूरा का एरिया निकालना है, ये पूरा शेडेड एरिया है। ये सबका आपको एरिया निकालना। अच्छी बात ये थी कि इस क्वेश्चन में पहले से ही पॉइंट दे दिया था, ए बी सी डी। अगर नहीं दिया होता, सपोज कीजिए ये बी सी डी नहीं दिया होता, तो हम ऐसे ए बी सी डी मानते और फिर हम लोग इस पार्ट का एक बार अलग से निकाल लेते, ये ए बी सी और ई का, और फिर ई डी जी और एफ का अलग से निकाल लेते, और फिर ये अलग से निकाल लेते, यानी हम 3 रेक्टेंगल बना लेंगे और तीनों का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। यही हमारा तरीका रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या क्या कर लेते हैं हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ए बी सी ई। आपने देखा
ए बी सी ई, इस रेक्टेंगल टाइप का हमने एरिया निकाल लिया। फिर प्लस कर लेते हैं एरिया ऑफ ये वाला, या नीचे वाला कर लेते हैं, एफ एफ एच आई जे, एफ एच आई जे, ठीक है, एफ एच आई जे इस रेक्टेंगल का। और फिर उसके बाद ई डी जी एफ, ई डी जी एफ, तो एरिया ऑफ ई डी जी, ये हमारा एरिया आ गया। तो ए बी सी ई का कितना आ गया, देखिए ये लेंथ 6 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ देख ले तो 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद में हम सबको सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेंगे। इसका देखा जाए तो ये 5 और 1 यानी 5 इंटू 1, ओके जी। इसका देखा जाए तो ये 6, देखो यहां से यहां तक 6 है, बात को समझिएगा, यहां से यहां तक का 6 है, तो ये तो 1 हटा दो और यहां भी ये वाला 1 हटा दो, तो ई से एफ 4 ही तो बचा, ये सिर्फ और सिर्फ 4 ही तो बचा है कि नहीं। अच्छा, एक चीज और देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कितना है, ये भी तो देखना है कि ये कितना है ना, है कि नहीं, ये कितना है इसके बारे में भी देखना है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो चूंकि अगर सब ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो यानी कि ये चीज भी 1 ही है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहां से यहां तक की लेंथ 6 है, यहां से यहां तक की लेंथ 5 है, तो हाँ ऐसे निकालना मुश्किल होगा। तो यानी कि इसके बारे में भी क्वेश्चन में आप ऐसा मान लीजिए कि ये भी 1 दिया गया था, ये भी 1 ऐसे दिया गया होगा, तभी हम ऐसे निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 इंटू 1, 4 इंटू, तो ये हमारा शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया आ गया, जो कि 6 प्लस 5 प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 6 4 10 5 15, 15 सेंटीमीटर, ओके। तो ये सवाल जो है सो इस तरह से भी वो दे देते हैं, कुछ एरिया कोई ना कोई आपको इस तरह का डायग्राम बना देंगे और उसका एरिया कैलकुलेट करने को कह देंगे या पेरीमीटर कैलकुलेट करने को कह देंगे। तो आपको छोटे छोटे रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, सर्कल में, जो भी आपके लिए सुविधा पड़े उससे आप ऐसे कर लें और फिर उसका डायग्राम निकालें। जैसे कि एक सवाल पूछा गया था, आई थिंक सैनिक स्कूल में ही पूछा गया था, कि एक इस तरह का डायग्राम है ऐसे, और ये वाला बीच में लाइन नहीं दिया गया था, ये वाली चीज नहीं दी गई, ठीक है, और बोल दिया गया था कि ये एक ट्रेंगल है, आई थिंक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, और ये जो है सो एक हाफ सर्कल है, ठीक है ना। तो इसका कुल टोटल एरिया बताइए। तो अब ऐसे तो एरिया आप निकाल नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे और इसका अलग से निकाल लेंगे और इसका अलग से निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल मतलब आते हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इस तरह के सवाल जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी हम लोगों ने सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल पढ़ा है, आप उस दिए दिए हुए क्वेश्चन को उसमें ब्रेक कर लीजिए और फिर उस छोटे छोटे पार्ट का एरिया निकाल के सबको ऐड कर लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पार्ट ऐसा है जो कि 2 बार ऐड हो जा रहा है लाइक दिस, तो उसको हटाइएगा, अगर 2 बार ऐड हो जा रहा है तो एक बार हटा दीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये आपके आई थिंक आर एस अग्रवाल बुक से ही है, ये कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाले हैं। 2-3 सवाल मैंने आर एस अग्रवाल से भी डाले हैं, अच्छे सवाल थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, वैसे इस टाइप का सवाल तो हम लोग कर ही चुके हैं, द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4:3 इफ इट्स पैरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। बहुत ही आसान सा सवाल। देखिए मैं पहले लेट कर लेता हूं कि लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम बी
4x एंड 3x सेंटीमीटर। मतलब कि कोई भी जो भी पैरेललोग्राम है, ये जो भी पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का टू साइड्स जो है, एक जो है सो 4x है और एक जो है सो 3x है, आप ऐसे समझ लीजिए। ओके, फिर कहा जा रहा है इसका पेरीमीटर 56 मीटर है। तो पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 4x प्लस 3x, है ना। और पेरीमीटर 56 दिया गया है, तो ये हो गया 2 इंटू 7x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, तो 7 दूनी 14, और 14 से 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो लेंथ ऑफ इट साइड पूछा गया है, मतलब कि उसके साइड्स का लेंथ कितना होगा। तो x की वैल्यू 4 अगर आ गई तो लेंथ कितना हो गया? 4x, यानी कि 4 इंटू 4, यही तो होगा ना, 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हो जाएगी 3x, यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि यहाँ मैंने लिख भी रखा। ये भी एक इजी सवाल है। इस तरह के सवाल में क्या होगा, वो रेशियो चैप्टर का यूज कर लिया, तो वो तो हमें पता ही है कि अगर रेशियो 4:3 है तो एक वैल्यू 4x माननी है और दूसरी वैल्यू 3x माननी है, और वो आसानी से आप कर लेंगे, है कि नहीं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ओके जी। हाँ, ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 भी कोई हार्ड सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको मतलब चीजें याद होनी जरूर चाहिए। कहा जा रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है, यानी सभी साइड इसके इक्वल है, जिसके डायगोनल जो है वो ए सी है और बी डी है, और वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। अच्छा, अगर ये इंटरसेक्ट ओ पे कर रहा है तो ये हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनाता है, यानी 90 डिग्री बनाता है, इसीलिए मैंने 90 डिग्री सवाल में दिया भी गया था। कहा जा रहा है इफ द साइड ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी ए से बी 10 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि रोम्ब कह दिया गया रोम्बस है, यानी सभी साइड इक्वल है ना। एंड डायगोनल बी डी, ये बी से डी की दूरी जो है सो 16 सेंटीमीटर है, बी से डी की दूरी 16 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो बी से ओ की दूरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाइसेक्ट भी करता है। क्या मैंने बताया था ना कि डायगोनल जो है सो बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि यहां पे जहां पे कट हो रहा है, यहां पे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर बी से डी 16 सेंटीमीटर है, तो ओ से बी यानी बी से ओ 8 सेंटीमीटर, और फिर ये भी 8 सेंटीमीटर, टोटल 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हो गया। तो बी डी टोटल 16 सेंटीमीटर हो गया, बट हमने अपने नॉलेज के हिसाब से ये भी समझ लिया कि ओ से बी 8 सेंटीमीटर होगा और ओ से डी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रोम्बस जो है वो बाइसेक्ट करता है, यानी अपने डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए मैं इस बात को लिख भी देता हूं। डायगोनल्स ऑफ a rhombus bisect each other at right angle। मैंने सेम टू सेम यही स्टेटमेंट आपको पहले भी लिखवाया था, एट राइट एंगल। तो जो हमारा बी से ओ की दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ बी डी, है ना, यानी हाफ ऑफ 16 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ओके जी। और ऑल्सो ऑल्सो ओ से यानी कि डी ओ जो हो जाएगा, डी से ओ वो भी 8 सेंटीमीटर। तो ये तो अभी हमने ये बात कर ली, अब आगे चलते हैं ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी। ये ए से सी की कितनी दूरी है ये हमें निकालना है, हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है? ए से सी की दूरी कितनी है। अच्छा, अगर आप ए से सी की दूरी पूरी निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो इसीलिए आप क्या करिए कि छोटा सा दूरी ओ से ए का निकालिए, पहले आप ये निकाल लीजिए। ये निकालना आसान है, कैसे? क्योंकि ये
ओ ए बी अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओ ए बी, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे करके बना देता हूं, फिर मैं पलट भी दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो ओ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये ए है और ये बी है। अब इसको मैं अगर ऐसे घुमा दूं, अगर मैं ऐसे घुमा दूं और ओ को मैं यहां ला दूं, तो ओ को अगर मैं यहां ला दूंगा तो बी ऊपर चला जाएगा और ए इस किनारे चला जाएगा। ए यहां आ गया, बी ओ यहां आ गया और बी ऊपर चला गया, और ये 90 डिग्री। तो देखिए ना, ओ से बी, ओ से बी 8 सेंटीमीटर दिया गया है और ए से बी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या हम लोग ओ से ए नहीं निकाल सकते? ओ से ए, ये वाली चीज तो अब हम निकाल ही सकते हैं ना। और जैसे ही हमें ओ से ए पता हो जाएगी तो ए से सी उसका जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि ए सी भी डायगोनल है, इसको भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा, यानी ए सी का हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा, है ना। तो वो चीज हम यहां भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग यही निकालेंगे। चलिए, तो ए बी हमें दे दिया गया और हमें यह पता चल गया कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी कितना है? 90 डिग्री है। तो अब यहां से हम लोग पाइथागोरस का नियम अपना लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, है कि नहीं? ये पाइथागोरस लगा सकते हैं। चलो, ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी, ए बी, ए बी, तो हमें निकालना क्या है? ओ ए। तो ओ ए का स्क्वायर निकालना है, तो मैं ऐसे कर लेता हूं, ओ ए ओ का स्क्वायर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी ओ का स्क्वायर, यानी ए ओ का स्क्वायर जो हो जाएगा वो ए बी स्क्वायर कितना हो गया? 10 का स्क्वायर माइनस बी ओ यानी 8 का स्क्वायर, यानी ये 100 माइनस 64 यानी कि 36। तो ये ए ओ जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 36 का अंडर रूट, यानी ए ओ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ए सी कितना हो जाएगा? अगर ओ ए का, ए ओ का लेंथ 6 सेंटीमीटर आ गया तो ए सी इसका जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। तो देन ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए ओ, क्योंकि वो डायगोनल है तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो जस्ट उसका वो डबल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया डायगोनल के लिए। तो ये हमारा दूसरा डायगोनल एसी का लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर। अब इस सवाल में अगर वो चाहता तो आपसे अब एरिया भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको एक डायगोनल उसने पहले से दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो अब दूसरा डायगोनल भी आपको पता चल गया 12 सेंटीमीटर। तो अब आप यहां पे आंसर अपना एरिया के लिए भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल भी आते हैं और इस तरह के सवाल को ऐसे ही आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 को कर लेते हैं, फिर इसके आगे जो है सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। देखिए, ये भी इजी सा सवाल है, कोई हार्ड सवाल तो है नहीं। द एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रिपेजियम है, उस ट्रेपीजियम का एरिया दे दिया गया है और उसका हाइट भी 8 सेंटीमीटर दे दिया गया। अच्छा जी, अब एरिया के लिए हमें हाइट चाहिए होता है और दोनों पैरेलल साइड्स चाहिए होते हैं। तो उसके बारे में डिटेल ये दिया गया है कि इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो मेरे ख्याल से सिर्फ 24 नहीं होगा, बल्कि इसके साथ एक और आएगा, क्योंकि दो लेंथ होंगे तो दो आएगा। तो यहाँ पे मैं बाद में इसको करेक्ट कर लूंगा जो भी आंसर आएगा। तो पहले तो आप ट्रिपेजियम का एरिया दिया गया है और उसके हाइट दी गई है, और पैरेलल साइड जो है सो एक पैरेलल साइड वो दूसरे पैरेलल साइड से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि लेट लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स बी x सेंटीमीटर एंड
x प्लस 6 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं। लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, क्योंकि एक का लेंथ जो है दूसरे से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो एक को अगर हमने x माना है तो दूसरा x प्लस 6 हो जाएगा, है ना। चलिए अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम पे। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड यानी हाइट, यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स यानी x प्लस 6, और हाइट दोनों के बीच में क्वेश्चन में गिवन है कि 8 है, और एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम भी गिवन है ना, एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम 168 है, तो ये हमने रख दिया 168। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी और पैरेलल साइड की लेंथ आ जाएगी। कितना आसान है। तो ये 2 से मैं यहाँ पे इसको 4 कट कर देता हूँ। क्या ये 4 से भी कट होगा? हाँ बिल्कुल कट होगा। तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, यानी ये आ गया 42 इक्वल टू 2x प्लस 6, यानी 2x इक्वल टू 42 माइनस 6, यानी कि 6 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू आ गई 36/2 यानी 18। तो हमसे लेंथ पूछा गया है, तो लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स वाला पूछा गया है, तो लेंथ्स आर, एक तो x है तो वो तो 18 हो गया, और दूसरा जो है सो x प्लस 6 है, तो वो 18 प्लस 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर, और ये 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेंथ एक हो गया 18 सेंटीमीटर और दूसरा हो गया 24 सेंटीमीटर। तो मैं यहां भी इसको मेंशन कर देता हूं, 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए मतलब अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसको कि आपको थोड़ा सा नया तरीका लगा होगा कि हाँ भाई सर ऐसा है ना कि इसमें मुझे कुछ तो नया लगा है, कुछ तो अलग सा लगा है। बाकी उसकी भी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी नया नहीं लगेगा। अदरवाइज सारे सवाल आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे सवाल हैं और कितने नॉर्मल से सवाल हैं। हालांकि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में 2-3 सवाल ऐसे कराने वाला हूं जो कि थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन आएगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो भी प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा भी था कि 10-15% तो सवाल टफ आते ही हैं, तो वो आपने देखा भी है और आगे भी अभी देखेंगे। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, सारी एरियाज, सारे पैरेलल, सारे पैरीमीटर ये याद होना चाहिए, और कुछ बेसिक बेसिक बातें कि कौन सा डायगोनल कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन सा बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा इक्वल है, कौन सा 90 डिग्री बना रहा है, जैसे कि रोम्बस और स्क्वायर के केस में 90 डिग्री बनता है डायगोनल के द्वारा। तो ये सब चीजें आप जरूर याद रखिए, तो क्वेश्चन में आप कहीं नहीं फंसे। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू सो मच।